हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने चैनल पर 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की थी। आज उसी सीरीज का डे 10 है। 90 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ हमने सीख लिए। ठीक है, डिस्कस किए थे बिल्कुल अच्छे से। जी मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितनी बार जी मेंस ने पूछा है। 2024 का ही कितने शिफ्ट पर पूछ रखा है डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको खाली फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, वैल्यूज जाननी है और आंसर पाना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन पर हमने 9 दिन हमने किए। और आपने नोटिस किया होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, आसान पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों कभी भी छोड़ के मत जाना। कभी भी आप सोचते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है काफी हार्ड आएंगे, इनको छोड़ देते हैं, ऑप्शन वाले कर लेते हैं। ऑप्शन वाले में मैं तुक्का मार लूंगा, कुछ मैं तुक्का लगा लूंगा, इस तरीके से। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा से पूछा गया है कि ये चीज लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब इसके लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, अब देखो कि बेसिकली ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको कैलकुलेटर मतलब आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपको पेपर में आ गया कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन और आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो, पक्का वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, 100% चांस है। ठीक है, क्यों गलत कर दोगे, यहाँ पर आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर का रोल। जो आपका कैलकुलेटर दिया जाता है ना जी मेंस पर, वो कैलकुलेटर थोड़ा एक्चुअली अलग होता है। ठीक है, सिंपल जो कैलकुलेटर होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, उससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से तो ध्यान रखना इन चीजों की। ठीक है, और बेसिकली अगर आप ऑफलाइन हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.vedantik.in, आपको विजिट करना है, या फिर एक मोबाइल नंबर, वहां पर फोन नंबर ऐड है, उस पर आपको क्या करनी है, कॉल करनी है और अपना स्लॉट बुक करना है। ठीक है, अब आपको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो ऑफलाइन क्लासेस में आपको 3 दिन का डेमो है। ठीक है, ट्रायल क्लासेस है, अगर आपको अच्छा लगती है तभी प्रीफर कीजिए भाई। ठीक है, अब देखते हो ना कि कोई चीज आपको अगर पसंद आ रही है, आप पहले दिन गए अच्छी लग रही है, ठीक है, एक बार थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, दूसरे दिन गए अच्छी लगी, एक बार लास्ट वाला अपना देख लेते हैं, तो तीसरे दिन गए ट्रायल किया। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप अपना डेमो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक प्रोवाइड है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला सेंटर खुल चुका है। ठीक है, द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक के पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जी मेंस काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं हर सारी वीडियोस में कहूंगा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ताकि आपको चीजें याद रहे। आपने एक कान से सुन लेते हो, दूसरे कान से बाहर जाने देते हो। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है, एक कान से सुन लिया, सर ने कहा, दूसरे कान से भूल गए, और नहीं तो वो चीज भूल जाते हो। अब आप रेगुलर, अगर मैं हर रोज आप वीडियो में कहूंगा और वो बात आप हर रोज सुनोगे, तो आपके माइंड में रह जाएगी, हाँ मेरे को ये चीज भी करनी है। तो जी मेंस यहाँ पर आपका 4 जनवरी आज तारीख है, 22 से जी मेंस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गैप देख लो आप कितने दिन का है, 16-17 डेज आपके पास है। फिर से पहले भी कहा था और अभी भी कहूंगा, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अपना उसमें दिमाग बिल्कुल भी खर्च मत करना। कोई ये नहीं देखना कि ये प्रूफ आया कैसे है, पहले कह रहा हूँ, ये नहीं देखना। अब ये नहीं देखना कि प्रूफ हो कैसे रहा है। ठीक है, बायट से वेट लो आया तो ये आया कैसे, ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करनी, खाली फॉर्मूला देखना है, कंसेप्ट पढ़ना है, बायट से वेट लो लग कैसे रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और ये होता है ना कि इस पीरियड पर, जी मेंस वाले पर, कभी कभी पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि बच्चों को कि भाई तुम्हें अच्छा देना, अपना रिजल्ट अच्छा करना है, कि तुम्हें और मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो स्टूडेंट है, मतलब आपको जो बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है, वो अपने एफर्ट तो लगा रहा है, उसने अपना 100% दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ऐसे में ना जो पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा कि डांटते हैं और थोड़ा फोर्स करते हैं कि कैसे मेहनत कर रहा है तो हमारे पैसे वगैरह बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जो कि गलत बात है बिल्कुल।
ठीक है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आपने उसको करने को दिया, ठीक है, कंपलसरी थोड़ी है। अब ये थोड़ी है कि अगर उसका जीमेल्स नहीं निकला तो खत्म सब कुछ, ये थोड़ी है। उसने अपना 100% एफर्ट मारा है ना, वो तो देखो, एफर्ट तो मारा है उसने 100%, चाहे उसका रिजल्ट आया ही नहीं आया, ठीक है। किसी चांसेस की वजह से रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि कोई बच्चा बिल्कुल सीरियसली पढ़ रहा है, सीरियसली से कर रहा है हर चीजें, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका वो जो उसको एक्चुअल रिजल्ट पाना था वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसके नीचे चीजें मिल रही है। तो जो चीज उसको मिली है एक्सेप्ट करो, अपनी मेहनत पर मिली है, अपनी एफर्ट पर मिली है, ठीक है। मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को मोटिवेट करो, ठीक है, इस तरीके से कि अगर कोई बात नहीं, एफर्ट मारा है आपने, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि बच्चा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, और ये बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है कि रिलेटिव वगैरह समथिंग वगैरह, ठीक है, आप तो अपना जानती हो, लोग ताने देते हैं, आपके दोस्त हो गई किसी चीज़ को, ठीक है, कि हाँ भाई तूने तो पूरे 1 साल मेहनत की थी यार, तू तो यहाँ भी कोचिंग पढ़ता था, वहाँ भी कोचिंग पढ़ता था, फिर भी तेरा नहीं निकल पाया, ठीक है। इस तरीके से थॉट्स देते हैं, और इसमें क्या होता है ना, बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसा बिल्कुल मत होना, ठीक है। आप मैटर नहीं करता यार, देखो, ठीक है, आप अपना 100% एफर्ट मार रहे हो ना, अब वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है। आपने 100% एफर्ट मारा, रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया जो जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, या थोड़ा ऊपर वाला रिजल्ट आपने सोचा था लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया, उससे थोड़ा सा हल्का नीचे आ गया, कोई बात नहीं। जो उनसे कॉलेज मिल रहा है आपको, वो एक्सेप्ट करो, उसी से अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा, आप कहते हो ना पेरेंट्स, कभी कभी देखा होगा ना, पेरेंट्स डांटते भी है, फोर्स भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ करो, इंजीनियरिंग में जाओ, ठीक है, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। अरे बच्चे से तो पूछो उसके किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप फिजिक्स काफ़ी अच्छी कर लेते हो, मैथ्स आपको अच्छी लगती है, केमिस्ट्री में थोड़ी अच्छी समझ में नहीं आती, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री भी लेके चलना है जीमेंस वाले में, ठीक है, लेकिन फिजिक्स अच्छे से आती है, मैथ्स अच्छे से आती है, ये दो बिल्कुल अच्छे से कर लो। फिर केमिस्ट्री में कुछ जो फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन वाली होती है, जो केमिस्ट्री जो टॉपिक समझ में आता है वो कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों को बार बार डांटने कि तू का मेहनत नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहा है। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि बच्चों को अब दिख जाता है, देखो जो मेहनत करता है ना उसकी मेहनत दिख जाती है साफ साफ कि मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट को छोड़ो, मेहनत तो किया उसने, एफर्ट तो मारे ना, और सामने से दिख जाता है बच्चे के कि इसने एफर्ट लगाया है, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, अभी का जो पीरियड है टाइम का, आपको मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओगे ज़्यादा बहुत है, अपनी खुद की गलती आप पहचान पाओगे, तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। दूसरी बात, रिवीजन करते रहो, ठीक है। आपको अगर वो चीज़ आ गई है, आपका मन कह रहा है कि हाँ भाई अब तो आ गई है, फिर भी रिवीजन करो यार, ठीक है, फिर भी रिवीजन करते रहो। रिवीजन तब तक करो जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता नज़दीक, ठीक है। अगले दिन आपका एग्जाम है, रुक जाओ, ठीक है, आपने आज मतलब अगले दिन, कल मान लो कल आपका एग्जाम है, तो आज जितना रिवीजन हो रखे पूरी अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। सुबह उठ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो, कैसे मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज रहती है काफी अच्छी खासी, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप अपना स्कोर बूस्ट करोगे। पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा, रिजल्ट मायने नहीं रखता, आपने मेहनत की वो मायने रखती है, ठीक है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत की, रिजल्ट जितना आप चाहते थे वो नहीं आया, पर जो आया है वो आपकी मेहनत से आया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत लंबी है लाइफ, ठीक है, जी मेंस पर आके थोड़ी रुकती है, IIT सब नहीं होता भाई। आपने बहुतों को देखोगे उनके पास तो IIT की डिग्री भी नहीं है, ठीक है। IIT जरूरी नहीं है यार, IIT इज नॉट कंपलसरी, ये आपकी इच्छा है कि अगर आपको जाना है जा सकते हो, बिल्कुल बेशक। आपने एफर्ट मारे हैं, ज्यादा एफर्ट मारे तो आपको IIT मिल गया, आपने जितने एफर्ट मारे उतने में जो कॉलेज मिल रहा है एक्सेप्ट करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो अब अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप चाहते हो कि IIT नाम के लिए जाना है, दिखावे के लिए कि हाँ IIT का टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ड्रॉप लो। अगर आपको अपने मन की इच्छा पता है कि हाँ मैं इतना ही एफर्ट लगा सकता था, मेरे से इतना ही एफर्ट लगा, मेरे से इतना ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, वो उसी टाइम अपना कॉलेज एक्सेप्ट करो जो आपको कॉलेज मिल रहा है, और उसी कॉलेज से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करो,
ठीक है। तो अच्छा, आज डे 10 है, लास्ट डे बच्चों, ठीक है। इसके बाद रैपिड रिवीजन कोर्स सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखो, आपसे पूछ रहा है कि एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखो। सेमीकंडक्टर चैप्टर से या तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछेगा, लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पूछा है, या जेना डायोड, या फिर PNN टाइप, या फिर कंडक्टिविटी। ये टॉपिक्स रहते हैं भाई सेमीकंडक्टर्स के। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर सैंपल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई, 5 × 10⁻18 मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। होल कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन अब आपको होल भी दे रखी है, कितनी है, 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19, ठीक है। और क्या है, मीटर माइनस क्यूब। आगे पढ़ो, क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी आपको दे रखी है, कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वोल्ट माइनस वन, सेकंड माइनस 1, ठीक है। और होल की मोबिलिटी भी आपको दे रखी है, होल की मोबिलिटी भी आपको दे रखी है, कितनी है, 0.01, ठीक है। 0.01 मीटर स्क्वायर V-1 S-1। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होगी उस सेमीकंडक्टर सैंपल की। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन वो बच्चा बिल्कुल आराम से कर देगा जिसने कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो कर देगा, या जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ा लेकिन लास्ट टाइम उसने एक फॉर्मूला देख लिया था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू NE μe प्लस का NH μh होता है, ठीक है। उसने यह फॉर्मूला देख लिया था, बस एक ने कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कर रहा था, और एक ने लास्ट टाइम पर सेमीकंडक्टर्स ने पढ़ा नहीं था अच्छे से, लेकिन उसने लास्ट टाइम पर उसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे, तो वो भी ये क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। अब जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, लिख के ले लो, वो क्वेश्चन ये कर ही नहीं सकता। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, देखो कंडक्टिविटी से कॉस्ट क्या होते हैं, E। अब E इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, बच्चों को याद नहीं रखता कभी कभी, उसके लिए आपको दे भी रखा है, बताओ भाई। तो जीमेंट्स को पता है कि बच्चे कभी कभी ज्यादा चीज पढ़ने के चक्कर में छोटी चीज भूल जाते हैं, तो मैं दे देता हूँ छोटी चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये छोटी चीज भूल गए तो ये फॉर्मूला भी भूल गए होंगे, इसलिए क्वेश्चन दे दिया। अब जिसको फॉर्मूला पता है वो तो आराम से कर देगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, हाथ से थोड़ी करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर है, करो बस। NE दे रखा है आपको कितना, 5 × 10⁻18, ठीक है, इंटू मोबिलिटी 2 प्लस करो, क्या प्लस करना है भाई, 5 × 10⁻19 मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.01 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल आराम से आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है, बिल्कुल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड। चले नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन एयर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हवा पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिहाइंड द सरफेस। उसकी इमेज बनी ऑब्जेक्ट की, V बनी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज इज रियल एंड इज एट 2/3 of the distance of the object from the surface। ध्यान से पढ़ोगे इस लाइन को, क्या लिखा है, द इमेज इज रियल, इमेज क्या बनी है, रियल बनी है, एंड इज एट 2/3 of the distance of the object from the surface। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो V है वो क्या है, 2/3 of U। कितनों को ये लिखना आ गया कि ये कह रहा है, इसका मतलब।
और जितनों को ये आ गया तो वही देखो क्वेश्चन फिजिक्स में क्या है, लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या 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 कहा गया है, ठीक है। एंड इज एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना 2/3, ठीक है। तो यहां से यू निकाल लो, यू की वैल्यू क्या आएगी 3v डिवाइड बाई 2, 3v डिवाइड बाई 2, v की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 3 करोगे तो 30 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। u आ गया, v आ गया, मालूम है, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर, ठीक है, सरफेस के अंदर जो वेवलेंथ है वो क्या है लैम्डा m, ठीक है, मीडियम की इस 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन एयर, वो क्या है 2/3 है लैम्डा एयर की। कितनों को लिखना आ गया, बिल्कुल जो उसने कहा है वही तो लिख रहा हूं यार। द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस इज, अब आपको रेडियस बताना है, उस कर्व सरफेस का रेडियस कितना होगा वो भी आपको दे रखा है, x/13 मीटर है। आपको पता करना है कि x की वैल्यू है क्या, ये x है क्या वो आपको पता करना है। अब बच्चों को समझ में आ गया, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन, NVT, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा था, कौन सा वाला भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, n मीडियम v माइनस के n एयर डिवाइड बाय क्या u, n मीडियम माइनस के n एयर डिवाइड बाय r। ये n क्या है, ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय v माइनस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ठीक है भाई। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है ना, वैल्यू अननोन कितने हैं 2 है, r भी नहीं पता आपको और n भी नहीं पता यहाँ पर, तो एक इक्वेशन से 2 अननोन तो आ नहीं सकते, 2 अननोन निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो कमाल, अब कितनों को ये मालूम था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है, ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। कितनों को ये मालूम था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा वेवलेंथ के, ठीक है। अब यहां से जब आप चीजें निकालोगे अब आएगा, तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो आपको निकल के आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2 एन ए। अरे यार प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट लगाओ के, ठीक है, एक बार मीडियम के लिए लगाओगे और एक बार किसके लिए लैम्डा एयर के लिए लगाओगे, ऊपर रिलेशन दे रखी है उसको यूज करके ये निकल आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा nm 3/2। बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। बस आपको वैल्यूज डालनी है, 3/2, v मालूम है, जी हाँ v मालूम है 10, u मालूम है, u मालूम है 15। अब ध्यान दो इस चीज पर, जो u होगा वो नेगेटिव होगा ना, अरे यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो u की वैल्यू क्या होगी माइनस के 15 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कई कई बच्चे ना u को 15 ही लेके करते हैं सॉल्व, आंसर नहीं आता, फिर कहते हैं फिजिक्स गलत है, ठीक है। nm माइनस का 1 डिवाइड बाई r, बस r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 13 आता है, और x की वैल्यू आपकी आती है 30, चेक करके बता देना, ठीक है, आती इतनी आ रही है या नहीं आ रही, इसको सॉल्व करके आगे सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मालूम है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस मालूम है, ठीक है, u मालूम है आपको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी मालूम है, ठीक है। अब r निकल आएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3
पढ़ो इसको, क्या लिखा है, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम, एक एयर का बबल है जिसका वॉल्यूम क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक, ठीक है, लेक से मतलब यहां पर एक लेक होगा, ठीक है, वहां से राइज कर रहा है 40 मीटर डीप, अच्छा डेप्थ दे रखी है उसकी 40 मीटर, ठीक है, इसकी डेप्थ दे रखी है। आगे टू द सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है 12 डिग्री सेल्सियस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए दे रखा है आपको 10 की पावर 5 atm है ना, अच्छा जी पास्कल है, चलो देख लेते हैं पास्कल, लिख दो पास्कल। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, अच्छा डेंसिटी दे रखी है 1000 10 की पावर 3 kg मीटर माइनस क्यूब, ठीक है, एंड जी की वैल्यू दे रखी है 10, जी भी दे रखी है 10। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर, अच्छा, एंड ऑन द सरफेस। अब ये हुआ क्या कि ये एयर बबल था, वो बॉटम से ऊपर गया होगा, ठीक है, अब बॉटम पर जितना टेम्परेचर था लेक के, वो टेम्परेचर सेम है जितना वो ऊपर गया उस टेम्परेचर के, मतलब क्या, मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, अच्छा जी आगे पढ़ो। अच्छा अब आपने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस विल बी, जब वो बॉटम से सरफेस पर पहुंचेगा तब का वॉल्यूम मेरे को बताना है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये ना इस तरीके से समझो, अगर बबल यहां पर है, ठीक है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है सरफेस ऊपर, ये क्या है डी, ठीक है। अब सरफेस पर प्रेशर कितना होगा भाई P1, और वो प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, सरफेस पर देखो P1 प्रेशर होगा, वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक, तो 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब सरफेस पर वॉल्यूम कितना होगा नहीं मालूम, V1 नहीं मालूम, ठीक है। अब बॉटम पर प्रेशर लिखना चाहूँ कि बॉटम पर प्रेशर कितना होगा, P2 होगा, ठीक है। अब बॉटम का प्रेशर आपको लिखना होगा कि P2, ये P2 किसके इक्वल होगा कि PA, एटमॉस्फेयर पर कितना प्रेशर है वो नीचे भी होगा PA, प्लस कितना डेप्थ वो नीचे जा चुका है वो भी तो ऐड होगा, तो रो जी एच कि कितना डेप्थ वो सरफेस से नीचे आया है, प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो डेप्थ पर जाते हो प्रेशर बढ़ जाता है, PA प्लस का रो जी एच, तो यहां कितना होगा PA प्लस का रो कितना है जी कितना है 10 और H कितना है 40 मीटर है ना, 4 इंटू 10 लिखो, ठीक है। तो यहां देखो 10 की पावर 5 प्लस का 3 4 5, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 5, ठीक है। तो 10 की पावर आपने 4 और ये 5 आ जाएगा, तो 10 की पावर 5, ठीक है, 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 10 की पावर 5, यही आएगा ना, इतना प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये इतना किसको समझ में आ गया, आपने P1 निकाल लिया, आपने P2 निकाल लिया, अब प्रेशर 2 पर वॉल्यूम कितना है भाई V2 होगा, अरे यहां पर बॉटम पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम दे रखा है क्या आपको, हाँ दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, बस। अब क्या लगाओगे, इन दोनों पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, कितनों को पता है ये चीज, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, V1 निकाल लो, P2 मालूम है, V2 मालूम है, P1 मालूम है, तो V1 नहीं निकलेगा, हंसते हंसते निकलेगा सर, हंस हंस के आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्या चीज कही थी मैंने कि आपका P1 आगे क्या लगाना है P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या लगाना है
V2 बस यही तो करना आगे। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है? दो चीज लगा दी ना, दो अलग कंसेप्ट इसने एक ही क्वेश्चन पर लगा दिए। कंसेप्ट आसान थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है जी, क्वेश्चन बढ़िया है जी, ठीक है। दो अलग अलग कंसेप्ट कौन से थे? एक तो प्रेशर वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, तभी तो प्रेशर पता कर पाते, ठीक है। और दूसरा क्या था इसमें लगाया, क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसके आगे आप खुद अपने आप सॉल्व कर दोगे और आंसर बता दोगे, सारी वैल्यूज आपको मालूम है, पता है। चले फिर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्या चीज है ये? ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है किसी सर्कल पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अच्छा, एक चक्कर काटने पर उसको t टाइम लग रहा है। दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब मैंने सेम पार्टिकल को उठाया, हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पर इसको फेंक दिया। इस पार्टिकल को जो सर्कल पर चक्कर काट रहा था, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी? 4r, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। आपसे पूछ रहा है कि थीटा कैसे निकालूंगा, ठीक है, थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शंस आपको दिए होंगे, मैच करना है बस। अच्छा, सर्कल पर घूम रहा है तो इसके पास घूमने वाली वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, 2πr डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? अरे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 2πr। सरकमफेरेंस, टाइम कितना? ये टाइम मेरा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ प्रोजेक्टाइल पर। प्रोजेक्टाइल पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था? u/2 डिवाइड बाय 2g होता था कि नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, u/2 कितना है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका v² sin² थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2g। हाइट की वैल्यू कितनी है? 4r। तो 4r 2g इज इक्वल्स टू यहां पर क्या आया? v², डिवाइड कर दो v² से, ठीक है। तो v² को वैल्यू डालो 2πr², ठीक है। और यहां आ जाएगा आपके पास sin² थीटा, ठीक है। अब इसके आगे तो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? 4r 2g इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा? 2π 4π² r² t² इंटू sin² थीटा, ठीक है भाई। 8 से r कट गया, ठीक है, एक r वहां बचा है, 4 से 4 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा, इसको इधर ले आता हूं। अच्छा जी, 2g t², ठीक है, और r 2g t² r5² इज इक्वल टू क्या आएगा? sin² थीटा, ठीक है। अब थीटा के वैल्यू मांग रहा है, आगे आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर दोगे, आपको मैथ्स बिल्कुल अच्छे से आती है, ठीक है। फिजिक्स थोड़ी देर के लिए खेलती है, ठीक है, फिजिक्स थोड़ी देर के लिए खेलती है, एंड उसके बाद क्या खेलती है? पूरी मैथ, पूरा खेल मैथ का है, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट भेजो, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स समथिंग कुछ आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन बेसिक नहीं है यार, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरीके से है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको ये इजी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, और दूसरे बच्चे की एवरेज तैयारी है तो उसको मॉडरेट लगेगा, और तीसरे की अगर उसने तैयारी अच्छे से नहीं करी तो उसको तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट लगेगा। सब अपने ऊपर निर्भर है भाई कि आपके लोगों की तैयारी कैसे है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल, अच्छा 3 मोल तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3,
द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, dt चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 40 डिग्री सेल्सियस। आगे पढ़ो। विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर आपने चेंज नहीं किया, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर पर चीजें हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा द मॉलिक्यूल्स इन द गैस रोटेट, मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल रोटेट हो गए, घूम गए, बट डू नॉट ऑसिलेट, लेकिन वो ऑसिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी 3r, 3t प्लस का कितना 2r, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गया 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है 5। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ना, ट्रांसलेशनल, लीनियर कितने हैं 3, ऑसिलेट कर रहे हैं, ओ वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेशनल है, रोटेशनल की वजह से कितने क्रिएटिव हुई 2, 3 + 2 कितना होता है 5, ये डायटोमिक का केस होता है, ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, हाई कर देते हो, ठीक है, तो ये 6 भी हो जाता है, तब आपके पास एक वाइब्रेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाती है, जो कि इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है। क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता अगर ये कह देता कि एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब आपको वाइब्रेशन वाली भी लेनी थी खुद ही। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो साफ साफ लिखा है डू नॉट ऑसिलेट, वाइब्रेशन वाली इंक्लूड नहीं करनी, आसान कर दिया आपका काम। द रेशियो ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है डेल डब्ल्यू नहीं दे रखा ना, इसको काटो, क्या चीज दे रखी है भाई इंटरनल एनर्जी। अच्छा इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल यू डिवाइड बाय डेल डब्ल्यू का जो रेशियो उसने कितना दे रखा है भाई x/10, x/10 ये आपको दे रखा है। पूछ रहा है किसकी वैल्यू, x की, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल जी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल्स टू क्या होती है NCV dt, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला du इज इक्वल्स टू NCV dt, ठीक है। CV कैसे आती है भाई, CV इज इक्वल्स टू क्या होगा FR डिवाइड बाय 2, ठीक है। F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां से आएगा 5R डिवाइड बाय 2। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब वर्क कितना होगा dw इज इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा NR डेल्टा T, डेल्टा T लिखना चाहो या dt लिखना चाहो बात एक ही है, ठीक है। दोनों चीजें आपको मालूम है, ठीक है। इक्वेट करोगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अरे यार आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सारी चीजें कट जाएंगी तो आपके पास आएगा रेशियो, चेक करो रेशियो कितना आता है 5/2 रेशियो आता है आपका, कितना 5/2 ना, ठीक है। तो इसके रेशियो कितना आता है 5, CV ऊपर डालना है ना 5R डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो dt से dt कटेगा, n से भी कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, 5/2 आपका आता है x/10, 5/2 इज इक्वल्स टू x/10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 25, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 25। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इजी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपने छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको मालूम थे कंसेप्ट के कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर चीजें हो रही है तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस तरीके से लिख सकता हूं NCV dt, ठीक है। वर्क कैसे लिख सकता हूं अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेल्टा V। प्रेशर को कैसे लिख सकता हूं nRT डिवाइड बाय डेल्टा V, डेल्टा V से डेल्टा V कट गया, NR dt आपका वर्क आ गया। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, टू सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर दो सेल्स आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। सेल 1 हैज ईएमएफ 12 वोल्ट। सेल 1 का ईएमएफ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? सेल 1 का ईएमएफ आपने लिखा ईएमएफ 1 कितना है? 12। आगे, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दे रखा है भाई? R1 कितना है? 3 ओम। बहुत सही, बहुत सही। सेल 2 हैज ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट। सेल 2 के पास देखो, दो कॉलम बना रहा हूं। सेल 2 के पास ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट का, और इसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस भी पक्का होगा। जी हाँ, 6 ओम। 6 ओम। आगे चलो। एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज ऑफ 4 ओम। अब एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मेरे पास था, मैंने लगा दिया 4 ओम का, कनेक्ट कर दिया अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस। ए और बी दो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस मैंने 4 ओम का एक रेसिस्टर लगा दिया भाई, मेरे पास था, मैं अमीर हूं, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू R विल बी। अब पूछ रहा है जो रेसिस्टर्स मैंने लगाया है उस रेसिस्टर पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। अब जब ये बैटरीज होती है ना, ये चीज इस तरीके से सेल जब आप लगाते हो या तो सीरीज पर या पैरेलल पर, इन्हें जोड़ने का ई इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। ई इक्विवेलेंट, ठीक है, इसे कहते हैं कि नेट सर्किट का नेट वोल्टेज कितना होगा, नेट, ठीक है, वो कितना होता है भाई? E1 डिवाइड बाई R1 माइनस के E2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2। बहुत ही इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना, उसी का तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला कितने को याद था? जब सेल्स सीरीज पर लगा होते या पैरेलल पर लगे होते तब कैसे फॉर्मूला होते, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। यही तो चीज है, यही तो जो चीज है वो आपको याद रखनी है, और क्या करने को याद करने को कह रहा हूं आपसे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई, दिख गया, ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लिया आपने, ठीक है। अब ई इक्विवेलेंट निकाल लो। ई इक्विवेलेंट निकालोगे क्या आएगा? E1 12 डिवाइड बाई R1 3 12, यहाँ आएगा 4 माइनस के E2 6 डिवाइड बाई R2 1। तो ये क्या है? ये तो R इक्विवेलेंट है। ये क्या है? R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? R2 प्लस का R1, ठीक है, डिवाइड बाई R1 R2 प्लस का R1, तो R2 6 प्लस का 9 डिवाइड बाई कितना? R1 इंटू R2 3 इंटू 6 18। सोल्व करो आगे, 4 माइनस क्या 3 9, तो 3 बाई 9, ठीक है, ये आया ना 3 बाई 9, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 18। तो आपका वोल्टेज कितना आ गया? 27। यही आ रहा है क्या? यही आएगा, ठीक है, चेक कर लो। थ्री 2 जा 6 वोल्ट आएगा ना। हर जल्दबाजी में तुम गलत करवा देते हो। 9 2 जा 18, ठीक है भाई। 3 2 जा कितना आएगा? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का ई इक्विवेलेंट है नेट, ठीक है, नेट वोल्टेज। मतलब कहने का मतलब है अगर आप एक 6 वोल्ट का सेल लगा दो तो सेम ही चीज है, चाहे आप ऐसा सर्किट ना बनाओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक सेल लगा दो 6 वोल्ट का, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आंसर लेकिन अभी भी नहीं आया, ठीक है। आपके पास क्या आया? ई इक्विवेलेंट आया है, ठीक है, आपके पास आया है ई इक्विवेलेंट कितना? 6 वोल्ट का। आपको करंट पता करना है कि करंट कितना है। करंट क्या होता है भाई? I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा जी, V कितना है? 6। R इक्विवेलेंट कितना है? R इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। देखो आपने जब सेल वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? 2 ओम, ठीक है।
और 4 ओम का तो मैंने लगा रहा हूं, 4 ओम का तो मैं लगा रहा हूं। दोनों किस पर लगे हैं? सीरीज पर लगे हैं। इसका मतलब टोटल नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट का टोटल नेट रेसिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम, और प्लस का 4 ओम का तो मैं लगा रहा हूं ना, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो टोटल कितना हो गया भाई? 6 ओम। तो यहां आएगा 6 डिवाइड बाई 6 करो, आंसर आ गया 1 एम्पियर का करंट क्या होगा? इस 4 ओम वाले रेसिस्टर्स पर जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट। आपका आंसर क्या है? 1। अब बहुत से को, अब बच्चों का क्या होता है, बहुत से ना, मैंने देखा बहुतों को, ठीक है, क्या करते हैं ना कि 4 ऑप्शन में से 1 1 1 के 4 5 न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो इंटीजर में 1 डाल देते हैं आंसर, किसी एक का ठीक हो जाएगा। बहुत कम चांस होते हैं कि 5 न्यूमेरिकल में से कि उनमें से कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसका आंसर 1 होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो सबने 1 डाल दिया, कोई एक तो ठीक चला जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिल्कुल, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इज एक्स डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स डायरेक्शन पर क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, अगर वो एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी और वाई एक्सिस के अलोंग दे रखी है। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वाई एक्सिस के अलोंग दे रखी है वो क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से लिखते हैं इसको। एन कैप भी डालते हैं वैसे। ठीक है, एन कैप क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये चीज तो पूछा नहीं हमसे। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, अच्छा वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है यार, वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड देके। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी वाली लाइन लिखी हुई है। 27 जन 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब कह दो कि मैं झूठ कहता हूं कि आसान क्वेश्चन नहीं आते। हाँ भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा यार, देख लो आपके सामने कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है इसी 2024। ठीक है, तो जो मैं कहता हूं मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा यार। ठीक है, सोच समझ के तो कहूंगा सारी चीजें। ठीक है, चलो भाई, अब आप इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला किसको मालूम था? कि इंटेंसिटी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई नॉट का स्क्वायर सी। ये लो, कुछ नहीं करना भाई इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, 4 नंबर पक्के। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, ध्यान याद रख लो इस चीज को, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चांसेस है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, पॉसिबिलिटी कम होती है, छोटा चैप्टर है तो एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, अगर वो एक क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखो वो सीधा बहुत सिंपल आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर पर आपको जो चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं वो याद रखनी है, इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है बस, और कुछ मत पढ़ना इसमें। ठीक है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू हाफ, ये पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है जी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, और देखो आपको ई नॉट का स्क्वायर पता है, आपको ई नॉट दे रखा है उसने, ये है ई नॉट आपके पास, दिख नहीं रहा ई नॉट साइन, तो साइन तो ये रहा, और साइन के आगे जो लगा हुआ है इस तरफ क्या है वो ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या आएगा 200, और उसका स्क्वायर करना है तो मतलब 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है भाई, और सी तो सबको मालूम होता है क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और इंटेंसिटी को बताना है, आंसर क्या आएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है बस। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 4 नंबर पक्के, जिसको फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेराड। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है भाई 100 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कितना होगा -6 फेरेड। इस चार्ज टू अ पोटेंशियल 12 वोल्ट, इसी कैपेसिटर को मैं क्या कर रहा हूँ एक वोल्टेज V इक्वल्स टू 12 वोल्ट से चार्ज करता हूँ। ठीक है, चार्ज कर दिया मैंने कैपेसिटर को। आगे एंड कनेक्टेड टू अ 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर, आपके पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस आपको दे रखी है 6.4, ठीक है 6.4 और मिली हेनरी है, तो क्या होगा 6.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है भाई, टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। अब उस चार्ज कैपेसिटर जो चार्ज किया था मैंने 12 वोल्ट से, उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक इंडक्टर के साथ। अब इंडक्टर के साथ जब कनेक्ट किया तो वो चार्ज कंडक्टर डिस्चार्ज भी होगा। चार्ज क्या है कैपेसिटर, अच्छा वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो चार्ज इसमें फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो किया करंट फ्लो किया तो इस पे इंडक्टेंस। ठीक है, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करे। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट वुड बी, अब पूछ रहा है आपसे उस सर्किट पर मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है। क्या चीज लगाऊं यहां पर मैं जो आंसर आ जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं यहां पर लगाने वाला हूं। कैसे लगाऊंगा, देखो चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी वो कितनी हुई होगी भाई, चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कितनी होगी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, U इज इक्वल टू क्या होगा 12CV²। ठीक है, U कैपेसिटर, ये UF कह लो, U इनिशियल। ठीक है, अब जितनी एनर्जी इसके पास है वो उतनी एनर्जी वहां दे सकता है ना, उससे ज्यादा एनर्जी तो नहीं दे सकता। अरे जितनी आपके पास, जितनी चीजें मेरे पास है, मेरे से कोई मांग रहा है 10 रुपए दे दे, तो जितने मेरे पास होंगे मैं उतना ही तो दे पाऊंगा। ये थोड़ी है कि 100 मांग रहा है, मेरे पास 100 है नहीं, 100 कैसे दे दूं, जितने मेरे पास है 80 है 80 दे दूंगा। सेम वही कि जितने इसके पास एनर्जी है वो उतनी उसको दे देगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी 12CV², वो इसकी एनर्जी के इक्वल होगी। तो इंडक्टर के केस में एनर्जी क्या होती है भाई, U ½ Li²। ठीक है, Li², और ये करंट क्या होगा मैक्सिमम वाला, कि उसने अपनी पूरी एनर्जी दे दी। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जब उसने, इस कैपेसिटर ने अपनी पूरी एनर्जी दे दी, जा भाई पूरी दे दे, तब क्या केस है। ठीक है, तब पूरी एनर्जी दे दी, इसका मतलब करंट भी उसमें मैक्सिमम जनरेट हुआ होगा। ये दोनों एनर्जी इक्वल है, तो इक्वेट करोगे तो 12CV² इज इक्वल टू क्या आएगा 12Li² मैक्सिमम। हाफ से हाफ कट गया जी। ठीक है, अच्छा तो I max की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाती है क्या, रूट के आगे क्या आएगा, √C/L। ठीक है, C/L। ठीक है, और यह होगा V इंटू V। ये लो, आगे सॉल्व कर दोगे, आगे इसको सॉल्व कर दोगे, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाली बात है सर। अब ठीक है, वैल्यूज रखनी है। C आपको मालूम है, जी हाँ मालूम है, L मालूम है, L भी मालूम है, क्या V आपको मालूम है, जी V भी मालूम है, सारी चीजें मालूम आ गई। जब आपको सारी चीजें पता हो ना तो आंसर निकलता है बहुत ही तेजी पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या चीज लिखा है, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी को कितना टाइम लगेगा टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा ठीक है, व्हेन अ सोलेनोइड ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक सोलेनोइड है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है भाई, R है। ठीक है, उसकी इंडक्टेंस क्या है, L है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, कितनी मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है, वो मैक्सिमम U0 है। U0 इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, U0 किसके इक्वल होगी, ½ L। ठीक है,
आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है भाई। अच्छा जी, आपको वो टाइम निकालना है जिस पर उसकी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 25% हो जाएगी। इसका मतलब U इज इक्वल टू 25% हो जाएगी किसकी, मैक्सिमम का, U नॉट का। U की वैल्यू क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4, ठीक है, इंटू U नॉट की वैल्यू क्या है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। हाफ से मैंने हाफ काट दिया, ठीक है, एल से एल भी काट दिया, ठीक है। अब आपके पास आएगा आई नॉट, तो आई की वैल्यू आएगी आपके पास आई नॉट, यहां से आपको करंट मिल गया उस टाइम पर जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 25% हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी का, मैक्सिमम एनर्जी का 25% हो जाएगी, उस पर उसका करंट कितना होगा, आई नॉट डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाएगा। अगर मैक्सिमम करंट 10 था, 10 एम्पियर था, ठीक है, तो इस टाइम पर टी पर जो हमें नहीं मालूम वही चीज हमें निकालनी है, उस टाइम टी पर उसका करंट कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 5 एम्पियर हो जाएगा। तो डीके करंट का फॉर्मूला, सर्किट क्या है, आरएल डीसी सर्किट, ठीक है, और डीके करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई माइनस के टाइम टी डिवाइड बाई टाइम कांस्टेंट, ठीक है, यही चीज मैं लगाऊंगा, इसे क्या, डीके करंट, डीके करंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां आ जाएगा आई की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस के ई माइनस के टी डिवाइड बाई टाउ, ठीक है। आई नॉट से आई नॉट कट गया, इस माइनस को मैं इधर ले गया, तो ये आया ए की पावर माइनस के टी डिवाइड बाई टाउ इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना रह गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कितना रह गया, 1 1 माइनस 1 कितना होगा, हाफ, ठीक है, दिस इंप्लाइज, ठीक है, ई की पावर टी डिवाइड बाई टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2, ठीक है, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू 2 ln टाउ, ठीक है, यही आएगा ना। सॉल्व करके, अरे यार सॉल्व करके आगे क्या करनी है, पूरी मैथ्स करनी है, ठीक है। कितनी बार मैंने बताया आपको आगे क्या करनी होती, फिजिक्स का खेल खत्म हो जाता है जब आप चीजें पता कर लेते हो, क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी आगे क्या करनी है, कैलकुलेशन और मैथ पार्ट है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। There are two infinitely long straight current carrying conductors, दो infinitely long current carrying conductors रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। They are held at right angles, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक है जी, राइट एंगल के 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, ठीक है जी, आगे पढ़ो। So that their common ends meet at the origin, उनके कॉमन एंड्स ना ओरिजिन पर मिल रहे हैं, कैसे रखे होंगे, इस तरीके से, ये हो गया ना पहला, ये ओरिजिन मिल रहे ना। The ratio of current in both conductor is 1:1, दोनों कंडक्टर्स पर जो करंट फ्लो कर रहा है उनका रेशियो कितना है, 1:1, मतलब आई। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन तो है नहीं ये, ठीक है, मीडियम है, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होगी या बाहर होगी, इस वायर वन के पास, और आपको बताया था इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक है। अब कैसे रखना है, देखो जिस डायरेक्शन पर करंट फ्लो कर रहा है थंब को उस डायरेक्शन पर रखो, इस डायरेक्शन पर करंट फ्लो कर रहा है तो इस अंगूठे को मैंने इस डायरेक्शन पर रखा, ठीक है, और जिस पॉइंट पर निकालनी है उस तरफ अपनी वाली कर्ल फिंगर्स फैला दो, तो पी पॉइंट पर मेरे को निकालनी थी, फैला दी, ठीक है। अब फैला दी, अब 90 डिग्री उंगलियों को बेंड करोगे तो 90 डिग्री उंगलियों को बेंड की, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, अंदर, इस वायर वन की वजह से
इस 1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आई है इनवर्ट्स अंदर की तरफ। अब सेम इस दूसरी वायर के लिए लगाओगे तो दूसरी वायर के लिए आपने देखा करंट ऊपर जा रहा है जी, ऊपर गया, पी पॉइंट पर उंगलियां फैलाओ, ऊपर गया करंट, पी पॉइंट पर उंगलियां फैलाओ, फैला दी, ठीक है, 90 डिग्री बेंड करो, ये भी अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से भी क्या हुई, इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ट्स आई। इनवर्ट्स आने का मतलब ये है इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, B1 प्लस का B2, क्योंकि दोनों क्या है, अरे भाई दोनों अंदर की तरफ है। अगर एक अंदर होती दूसरी बाहर होती माइनस कर देता, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए थी, ठीक है। दोनों क्या होगी, इनवर्ट्स की तरफ। अब यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ठीक है। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान है जी, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट जा रहा है I। अब देखो ये A लिख देते हैं हम यहाँ पर, और A इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मैं ये वाला डिस्टेंस लिखूंगा और ये वाला डिस्टेंस क्या है, Y, तो Y लिखूंगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लगाए थे, साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, साइन थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब B2 निकाल लो, B2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। करंट जा रहा है इसमें भी I, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस लिखूंगा क्या होगा, x, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। अरे इनफाइनाइट वायर है ना, ये तो एक पॉइंट तो 90 चले जाएगा, साइन 91, ठीक है भाई। यहां तक हो गया, कोई डाउट 1 प्लस का, ठीक है। ठीक है, साइन 5 साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। अब साइन थीटा 1 आपको मालूम है कि साइन थीटा 1 कितना होता है जी, थीटा 1 यह है आपका, ठीक है। और यह होगा x, ये y, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा 1 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है, x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब साइन थीटा 2 निकालोगे तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, y, ठीक है। और y डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीज लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आज की जो हमारी सीरीज थी, ठीक है, 10 डे सीरीज 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आज कंप्लीट हो चुकी है। जिसने सीरीज नहीं देखी वो स्टार्टिंग से कर सकता है। हमने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की सारी सीरीज दिखेगी, सारी क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन, हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव ये था इस सीरीज बनाने का कि हम चाहते थे कि आप समझ सके कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, करो, इजी आ रहे हैं तो उनको करना है, ठीक है। कंसेप्ट कैसे पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पर 2 कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा 3 लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बेसिकली इससे आपकी रिवीजन ही होगी। अब जिसने बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ा नहीं था और वो ये सीरीज 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज देखता है ना, तो उसकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो चीज पहले नहीं पढ़ी। और जिसने पढ़ी हुई है तो वो हमारे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ, वो मेरे से पहले ही आंसर निकाल देगा, उसने सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, देखो वीडियो पसंद आती हो ना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने कमेंट्स भी लिखो, अपने थॉट्स लिखो, अपने व्यूज लिखो, डालो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो आप, ठीक है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर आप कुछ भी चाहते हो, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दो, यस कुछ भी समथिंग, ठीक है, सारी चीजें आप लिखो कमेंट्स पर, ठीक है। और अपने दोस्तों को रिकमेंड करो,
कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि हाँ इस चैनल में काफ़ी अच्छे से समझाई है हर चीज़ें कैसे हो रही है फिजिक्स पे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो वीडियोस देखने के लिए। वेदांतिक हमारा यूट्यूब चैनल है और सबसे पहले बेल आइकन बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि इस चैनल पर वीडियो आ गई है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग। थैंक यू।